हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं द हिंदू से। तो ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो सारे कंपटीशन फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी डे टू डे लाइफ में चल रहा होता है, यानी जो भी न्यूज़पेपर में इडियम्स आए होते हैं वही सिलेक्टिव इडियम्स जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि अब का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत ही सिलेक्टिव है और जो भी अपडेटेड चल रहा है वही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये द हिंदू से कलेक्ट किए हुए इडियम्स है जो कि सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही ये जो है वो डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बहुत ही स्मार्टली जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो आइए आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इडियम वो है अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब का क्या मतलब है, जो कि ऐसा कभी कभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हमारी उम्मीद से कम अच्छा होना कोई हम क्या बोलेंगे अ डैम्प स्क्विब। जैसे समथिंग विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव और एक्साइटेड देन इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी। कभी कभी हम क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सपोज डैट कोई एक्स वाई जेड नाम की मूवी है, ठीक है, उसका ट्रेलर देख के हमने क्या किया कि बहुत ज़्यादा ये अज्यूम कर लिया कि ये मूवी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन जब हम फाइनली देखते हैं उस मूवी को तो हम बोलते हैं नहीं यार, ये तो उतनी अच्छी मूवी नहीं थी जितना हमने सोच लिया था। तो इस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम क्या बोलेंगे अ डैम्प स्क्वैब, मतलब उम्मीद से कम अच्छा होना को हम क्या बोलेंगे अ डैम्प स्क्वैब। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है द लास्ट मूवी आई सॉ वॉज अ बिट ऑफ अ डैम्प स्क्वैब। जो लास्ट मूवी मैंने देखी थी वॉज अ बिट ऑफ अ डैम्प स्क्वैब, मतलब उस मूवी के बारे में मैंने जितना सोचा था वो उतनी अच्छी मूवी नहीं थी। जिस चीज़ के बारे में हम जितना अच्छा सोचते हैं वो उससे कम अच्छी होती है, तो उसके लिए जो हम ईडियम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अ डैम्प स्क्वैब। सेकेंड नंबर पे जो हमारा ईडियम है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। इसका क्या मतलब होता है, जैसे क्या होगा कि एक बिल्ली को मान लीजिए, याद रखने के लिए, एक बिल्ली को मान लीजिए कि अगर आप हॉट ब्रिक्स पे यानी ईंट पे बैठा देते हो तो बिल्ली क्या सोचने लगेगी, वो बिल्कुल नर्वस हो जाएगी कि अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सेम वही बात है, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है वेरी नर्वस। लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक्स का क्या मतलब होता है वेरी नर्वस, यानी बहुत ज़्यादा नर्वस होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, उसको हम क्या बोलेंगे लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक्स। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, he will be a cat on hot bricks till he gets his exam result। वो कैसा रहेगा, तब तक नर्वस रहेगा जब तक उसके एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता। थर्ड नंबर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉल अ स्पेड। ठीक है, इसका जो थर्ड वाला जो हमारा इडियम है कॉल अ स्पेड, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कॉल अ स्पेड का मतलब होता है प्लानली किसी को भी बता देना जो भी सच्चाई है वो, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम दूसरे को खुश करने के लिए जो अनप्लेजेंट चीजें होती हैं उसको हाइड कर देते हैं, लेकिन कॉला स्पेड अ स्पेड मतलब ज्यों का त्यों उसको बता देना। मान लीजिए किसी ने एक ड्रेस पहनी, अब वो ड्रेस में सामने वाला इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, दो तरीके से हो सकता है। उसने आपको पूछा मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ, आप उसको बोल दोगे बहुत अच्छे लग रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि वो बहुत अच्छा लग नहीं रहा है। तो आपने उसकी क्या करी, आपने अनप्लेजेंट चीजों को हाइड कर दी, ठीक है। लेकिन जब आपका दूसरा आंसर अगर ये होता कि नहीं तुम इस ड्रेस में अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आप क्या बोलते कॉल अ स्पेड, मतलब आपने उसको बिल्कुल सच्चाई बता दी, कोई भी अनप्लेजेंट चीज को आपने हाइड नहीं की। स्पीक प्लानली, इसका मतलब होता है स्पीक प्लानली विदाउट अवॉइडिंग अनप्लीजेंट, मतलब आप प्लानली किसी को भी बता देते हो कि हाँ आप जैसे हो वैसा बता देना, ठीक है। टू स्पीक दी अनवर्निश्ड ट्रूथ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉल अ स्पेड। द ड्रेस मेड हर लुक फैट, जो ड्रेस उसने पहन रखी थी उसमें वो क्या थी, मोटी दिख रही थी। लेट्स कॉल अ स्पेड बिफोर सी गोज आउट वेयरिंग इट एंड एम्बैरस, ठीक है। जो मान लीजिए उसने जो ड्रेस पहनी है उसमें क्या है वो मोटी लग रही है, तो उसको बता देना कि हाँ तुम इस ड्रेस में मोटी लग रहे हो, इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बाहर जाके उसको एम्बैरस फील हो, इससे तो अच्छा है ना कि उसको क्या करें कॉल अ स्पेड, यानी उसको सच्चाई बता दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर का क्या मतलब होता है, अपीयर सडनली, ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेडली। मान लीजिए कोई भी चीज़ ना अचानक से आपके सामने आ जाए या आपको अचानक से वो चीज़ मिल जाए, मतलब जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की हो, वो चीज़ अचानक से जब आपको मिल जाती है तो हम क्या बोलेंगे, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होता है सडनली आपको कोई चीज़ अपीयर हो जाना, आपके सामने आ जाना जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की हो, उन सारी चीज़ों को सामने आ जाना, तो क्या बोलेंगे, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। ठीक है, जैसे द गोल्डन आवर्स अपीयर्ड एट हिज साइड ऑलमोस्ट आउट ऑफ थिन एयर। द गोल्डन आवर्स उसके सामने आए एट हिज साइड आउट ऑफ थिन एयर, जब उसने उम्मीद भी नहीं की थी तब उसके सामने जो है वो क्या आता है, गोल्डन आवर उसके सामने आ जाता है। नेक्स्ट इडियम की तरफ हम चलते हैं, हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले मतलब क्या होता है, हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है फुल ऑफ फॉल्ट्स। हैव फीट ऑफ क्ले का क्या मतलब होता है, फुल ऑफ फॉल्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द सीबीआई इंक्वायरी हैव रिवील्ड दैट मेनी मिनिस्टर्स हैव फीट ऑफ क्ले। जो सीबीआई इंक्वायरी है उसमें रिवील्ड हुआ है, मतलब उजागर हुआ है, दैट मेनी मिनिस्टर्स हैव फीट ऑफ क्ले, कि बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं वो कैसे हैं, फुल ऑफ फॉल्ट्स हैं, मतलब वो बहुत सारे गुनाहों के अपराधी हैं, फुल ऑफ फॉल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने फॉल्ट्स किए हुए हैं। तो ऐसा होता है जब हम लोग बोलते हैं फुल ऑफ फॉल्ट्स, इट मीन्स हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले मतलब फुल ऑफ फॉल्ट। नेक्स्ट जो है हमारा, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। ये क्या होता है कि एवरीथिंग बट द किचन सिंक का मतलब होता है अ मच लार्जर नंबर ऑफ थिंग्स देन इज नेसेसरी। जितना जरूरत हो उससे ज़्यादा ज़्यादा जब कोई भी वस्तु हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एवरीथिंग बट द किचन सिंक। एवरीथिंग बट द किचन सिंक मतलब जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़। जैसे आप किसी टूर पे जा रहे हो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आप ऑफिस की मीटिंग से 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, तो आपने अपनी वाइफ को बोला कि 2 दिन के टूर के लिए चल रहे हैं आप बाहर। अब क्या हुआ कि मिसेस एक्स ने क्या किया कि बहुत सारी जो है 2 ट्रॉली सामान पैकिंग कर ली, ठीक है, जबकि इसका कोई नीड नहीं था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। ठीक है, एवरीथिंग बट द किचन सिंक मतलब जरूरत से बहुत ज़्यादा चीज़। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल दैट यू कैन इमेजिन ऑफ समथिंग। ठीक है, जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो उन्होंने सभी रख ली। तो ऑलमोस्ट ऑल दैट यू कैन इमेजिन ऑफ समथिंग और एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, 2 दिन के टूर पे जा रही थी, इतना सामान लेके जाने की क्या जरूरत थी, बट इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरीथिंग बट द किचन सिंक, मतलब जरूरत से बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ हो जाए, जैसे कि उसको हम क्या बोलेंगे, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। A much larger number of things that is necessary, almost all that you can imagine of something, everything possible, इसको हम क्या बोलेंगे, everything but the kitchen sink। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, they were going away for only a few days। ठीक है, उन लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए जा रहे थे, बट दे पैक्ड एवरीथिंग बट द किचन सिंक। उन्होंने क्या किया कि लगभग लगभग बहुत सारा चीज़ को क्या है, पैक कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल थिंग्स को क्या किया, उन लोगों ने पैक कर लिया। तो बट द किचन सिंक का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल दैट यू कैन इमेजिन ऑफ समथिंग, या फिर एवरी पॉसिबल थिंग को उन्होंने क्या किया, पैक कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये याद रहेगा। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने ये वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने ईडियम्स याद हुए उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर उससे आप सेंटेंस फॉर्म कर पाते हैं तो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तभी जाकर के आपको ये ईडियम याद होंगे और डे टू डे लाइफ में आप बोलेंगे तो ये आपकी फिर हैबिट में आ जाएंगी। उसके बाद में नंबर 7 में चलते हैं, स्क्रैच स्क्रैच समवन बैक। स्क्रैच समवन बैक का क्या मतलब होता है, टू प्रोवाइड वन विद अ फेवर। टू प्रोवाइड वन विद अ फेवर मतलब किसी को फेवर देना। ठीक है, स्क्रैच समवन बैक का मतलब होता है किसी के लिए फेवर देना, किसी के लिए फेवर करना। टू डू समथिंग जेनरस। जेनरस का क्या मतलब होता है, जिसको मतलब किसी की हेल्प करके खुशी मिलती है, जो किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनरस। स्क्रैच समवन बैक मतलब टू प्रोवाइड वन विद अ फेवर और टू डू समथिंग जेनरस और हेल्पफुल और बेनिफिशियल फॉर समवन, जो किसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जो बेनिफिशियल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनरस। और हेल्पफुल और बेनिफिशियल फॉर समवन, इसको हम अगर इडियम के फॉर्म में बोलना चाहें तो बोलेंगे स्क्रैच समवन बैक। स्क्रैच समवन बैक मतलब जो हेल्पफुल हो, दूसरों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रैच समवन बैक। For example, I don't mind driving this time. She's stretched my back plenty of time. मैं इस समय
माइंड नहीं करूँगा ड्राइविंग दिस टाइम, इस टाइम ड्राइव करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। सी स्क्रैच्ड माई बैक प्लेंटी ऑफ टाइम, उसने बहुत बार मेरी हेल्प की है, इसलिए मैं उसके लिए अभी ड्राइव करने में कोई माइंड नहीं करूँगा। लाफ ऑल द वे टू द बैंक, लाफ ऑल द वे टू द बैंक का क्या मतलब है? मेक अ ग्रेट डील, मेक अ ग्रेट डील ऑफ मनी वेरी इजीली। ठीक है, आप क्या करेंगे, बहुत एक ग्रेट डील के तहत आप बहुत सारा पैसा जो है वो बहुत इजीली कमा सको, इसको हम क्या बोलेंगे? लाफ ऑल द वे टू द बैंक, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी वेरी इजीली। जब आप बहुत सारा पैसा बहुत आसानी से बना लेते हो तो उसको क्या कहते हैं? मे लाफ ऑल द वे टू द बैंक, लाफ ऑल द वे टू द बैंक, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी वेरी इजीली। जब आप बहुत इजीली ज़्यादा पैसे बना लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं? लाफ ऑल द वे टू द बैंक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द मूवी इज डम्प बट इट्स अ बिग हिट एंड ऑल द स्टूडियो एग्जीक्यूटिव विल लाफ ऑल द वे टू द बैंक। इसमें क्या होता है? द मूवी इज डंप, जो मूवी था ना वो बिल्कुल ही डंप था, मतलब अच्छा नहीं था, बट इट्स अ बिग हिट, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा हिट हुई। और क्या, जो स्टूडियो एग्जीक्यूटिव थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा और बहुत ही आसानी से पैसे जो हैं वो बना लिए। और नंबर 8 जो है, वंस बीटेन ट्वाइस साई। ठीक है, वंस बीटेन ट्वाइस साई का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए वंस बिटेन, सपोज डैट, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे ना कि मान लीजिए कि कोई एक गलती आपने की, उस पर आपको किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, उस पर क्या होगा कि जब भी आप दोबारा उस गलती को करने जाओगे तो उसके पहले आप जरूर 2 बार सोचोगे कि नहीं नहीं, पिछली बार मैंने ये किया था तो मुझे एक थप्पड़ पड़ी थी, तो फिर से मैं ये करूंगा तो फिर से मेरे को एक थप्पड़ पड़ेगी। तो उसी तरीके से ये है वंस बिटेन ट्वाइस साई, मतलब एक और हिंदी में कहावत है ना, दूध का जला छाछ जो है वो फूक फूक कर पीता है। सेम वे सेंस इसका भी वही है, वंस बिटेन ट्वाइस साई। When you frighten to do something again, जब आप बहुत ज़्यादा डरते हो किसी चीज़ को करने से, क्योंकि आपका जो उस चीज़ को लेकर प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है, तो दोबारा आप उस काम को करने में बहुत ज़्यादा आप ये फील करोगे कि नहीं नहीं, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, लो फील करोगे, मेरे से तो होगा ही नहीं। मान लीजिए क्या हुआ कि आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे, एसएससी के एग्जाम में बैठे, एक बार आपका रिजल्ट खराब आ गया, तो क्या हुआ कि आप जो हैं अब दोबारा बैठना ही नहीं चाहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा तो पिछली बार रिजल्ट खराब हुआ तो इस बार कैसे अच्छा हो सकता है। तो वंस बिटेन ट्वाइस साई का मतलब है, जब आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बैड रहा हो तो दोबारा आप उस काम को करने में जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो, आपको डर लग रहा है उस चीज़ को करने में, तो उसको क्या बोलेंगे? वंस बिटेन ट्वाइस साई। इसका एक एग्जाम्पल हम देखना चाहेंगे, तो इसका एग्जाम्पल जो है, आई एम रियली वॉरिड, I am really worried about of using elevator again since I was stuck into it for an hour once bitten twice shy. आई एम रियली वॉरिड अबाउट ऑफ यूजिंग एलिवेटर, मैं आज भी बहुत ज़्यादा एलिवेटर को यूज़ करने में ये हूँ, बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि ये जो है वो स्टक हो गए थे कुछ घंटों के लिए एलिवेटर में, तो उसी पे है वंस बिटेन ट्वाइस आई, क्योंकि इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा था, इट मीन्स वो स्टक हो गए थे एलिवेटर में, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो एलिवेटर में चढ़ने से पहले सोचते हैं। ठीक है, तो वही होता है कि वंस बिटेन ट्वाइस आई, मतलब बैड एक्सपीरियंस जो पहले किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो बैड रहा, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से आज वही काम करने में डर लगना, उसको हम बोलते हैं वंस बिटेन ट्वाइस आई। जो नेक्स्ट हमारा है वो है wasn't born yesterday। wasn't born yesterday का मतलब है नॉट स्टूपिड नॉट नेइव, मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है और ना ही बहुत ज़्यादा भोला भाला है, मतलब एक ऐसा इंसान है जो आज के इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, वाइज टू द वे ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो वाइज है। जैसे क्या होगा कि he said he had pay me back but I will believe it when I saw it, I wasn't born, यहाँ पर होगा फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर born कर लें, I wasn't born yesterday। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसे देख नहीं लेता, तो क्योंकि मैं
आई वॉजंट बॉर्न येस्टरडे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भोला भाला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूपिड भी नहीं हूँ, तो इसलिए क्या होगा, मैं चेक कर लूँगा तो ट्रस्ट भी कर लूँगा। नेक्स्ट जो हमारा है, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। ठीक है, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन का क्या मतलब है कि जैसे इसको ना, जैसे बहुत ही खराब सिचुएशन है, बहुत ही खराब सिचुएशन को भी आपने यूटिलाइज करके अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करके और बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। ठीक है, टू डील विथ, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन का मतलब होता है टू डील विथ एंड क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ अ बैड, अनफॉर्चुनेट और अनप्लेजेंट सिचुएशन और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। जो भी परिस्थिति है जो बहुत ही अनप्लीजेंट है, अनफॉर्चुनेट है और अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन है, लेकिन उसको आपने डील किया बहुत अच्छे तरीके से और उसको बेस्ट पॉसिबल आउटकम, मतलब उस वक्त जो खराब सिचुएशन में भी जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती थी वो आपने की, तो उसको जो है वो बोलते हैं मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। मतलब खराब सिचुएशन में भी बहुत अच्छा अकॉर्डिंगली कर जाना, उसी को हम बोलते हैं मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। इसका हम देखना चाहेंगे एग्जाम्पल, आई नो दिस जॉब इजंट वॉट यू वॉन्टेड फॉर अ करियर, बट फॉर द टाइम बीइंग ट्राई एंड मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। ठीक है, मतलब कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये जो जॉब है वो तुम्हारा वो जॉब नहीं है जो तुम अपने करियर में करना चाहते, बट फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इस टाइम के लिए ट्राई एंड मेक, अभी कोशिश करो कि इसी सिचुएशन को तुम जो है इसी को ही बहुत अच्छे तरीके से करो ताकि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाए। नेक्स्ट जो है हमारा, कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का क्या मतलब होता है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, मतलब ये परवाह नहीं करना कि क्या होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आई डोंट केयर, मतलब मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से है कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का क्या मतलब होता है, नॉट मैटर व्हाट हैपेंस, वट एवर डिफिकल्टी में अगर, कोई भी डिफिकल्टी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम हेल और हाई वाटर, इनको कोई दिक्कत नहीं है, नॉट मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी होगा इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो कि कुछ भी हो आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता, जैसे कि अगर किसी को ये सोच लिया है उसने कि नहीं नहीं मुझे तो ये एग्जाम क्रैक करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम ये बोलते हैं ना चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसी का होता है कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। सी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड सी प्लान्ड हर वेकेशन सिंस अ ईयर एंड सी वुड बी गोइंग फॉर इट, कम कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो अपने वेकेशन के लिए बहुत सालों से जो है वो प्लान कर रही है, तो अब तो वो जो है वो जाकर ही रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑयल दी व्हील। ऑयल दी व्हील का क्या मतलब होता है, हेल्प समथिंग और गो स्मूथली, किसी भी चीज़ को स्मूथली जाने के लिए जब कुछ हेल्प करता है, जैसे कि मान लीजिए कि स्मूथली जाने के लिए जब कोई एक अच्छा वे बनाने के लिए, वे को स्मूथ बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, टू मेक इट ईजियर फॉर समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ को घटित होने के लिए उसके जो रास्ते हैं उसको स्मूथ किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑयल दी व्हील्स। टू हेल्प थिंग्स टू रन स्मूथली एंड सक्सेसफुली, ताकि चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकें। On all such occasions, the king stand in the wings, oiling the wheels of diplomacy. इस occasions में क्या हो रहा है, the king stand in the wings, ऑयलिंग द व्हील ऑफ डिप्लोमेसी, ताकि डिप्लोमेसी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल सके। ब्लो द लिड ऑफ, ब्लो द लिड ऑफ का क्या मतलब होता है, ब्लो द लिड ऑफ का मतलब होता है टू मेक पब्लिक समथिंग दैट वाज प्रीवियसली नॉट नोन और वाज हिडन। ब्लो द लिड ऑफ का मतलब होता है जो पहले से हिडन था, जो दुनिया के लिए अननोन था, उसको क्या है कि पब्लिकली रिवील कर देना, पब्लिकली उजागर कर देना। जैसे
किसी एक नेता है, मान लीजिए कोई एक XYZ नाम के नेता हैं, वो उन्होंने बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं, लेकिन उनकी जो इमेज है वो सब पब्लिक के सामने ऐसी है जैसे मान लीजिए उन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया हुआ। जब कोई इंक्वायरी बैठती है तो फिर उनके बारे में पता चलता है कि नो 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 नो, ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं। तो क्या हो रहा है, उनका जो हिडन ट्रूथ था, उनका जो कुछ पहले ये क्राइम वाला रिकॉर्ड सब जो छुपा हुआ था, जो पब्लिकली नोन नहीं था, उसको अब नोन कर दिया गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लो द लिड ऑफ टू मेक पब्लिक समथिंग दैट वॉज प्रीवियसली नॉट नोन और वॉज हिडन, जो सबसे पहले नहीं पता था किसी को वो। अब क्या होगा, द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, द इन्वेस्टिगेशन ब्लो द लिड ऑफ करप्शन इन द सिटी हॉल। तो सिटी हॉल के करप्शन को क्या कर दिया, ब्लो द लिड ऑफ मतलब उजागर कर दिया। हिडन जो था करप्शन, उसको क्या किया, उजागर कर दिया। किसने, इन्वेस्टिगेशन ने। तो किसी भी चीज को उजागर कर देना, किसी भी छुपी हुई हिडन चीज को उजागर कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लो द लिड ऑफ। जो हमारा नेक्स्ट है वो है कॉल इट क्विट्स। कॉल इट क्विट्स, क्विट मतलब तो पता ही है कि क्विट कर देना होता है, तो उसी तरीके से कॉल इट क्विट मतलब डिसाइड टू अबंडन एन एक्टिविटी और वेंचर। कोई भी एक्टिविटी को क्या है, छोड़ देना। मान लीजिए चाहे वो आपका जॉब हो या कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो, उसको परमानेंटली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल इट क्विट्स। ठीक है, आप जैसे ही क्विट्स देखना मतलब समझ जाना कि छोड़ने के सेंस में बात हो रही है। टू लीव अ जॉब और स्टॉप डूइंग समथिंग परमानेंटली। जॉब को छोड़ देना या आप जो कर रहे हो उसको परमानेंटली छोड़ देना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल इट क्विट्स। ही हैज डिसाइडेड, वो डिसाइड कर चुका है, टू कॉल इट क्विट्स आफ्टर 3 years एज एडिटर इन चीफ। कि वो क्योंकि 3 साल तक एडिटर इन चीफ रहा है, तो उसने अब डिसाइड किया कि अब ये क्या करेगा, कॉल इट क्विट्स मतलब अब वो इस जॉब को परमानेंटली छोड़ देंगे। ठीक है, तो आज ये था हमारा द हिंदू का कलेक्शन इडियम्स, जो कि अप्रैल मंथ का है। और अभी एक और पार्ट आएगा अप्रैल मंथ का, तब जाकर पूरे अप्रैल मंथ में जो भी जो हिंदू में इडियम्स आए थे वो सारा फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इस तरीके के अपडेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस लाती रहूँ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।